इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन, 824 लाख मेट्रिक टन एलएमटी। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूं, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14 से 2,26 वाला एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 के दौरान दिया गया है। खरीफ का प्रोक्योरमेंट भी डबल हुआ है, जहां 4679, ये नंबर ये टोटल है, पूरे पीरियड का टोटल है, एक साल का नहीं है, पूरे पीरियड का टोटल है, जहां करीब 4,600 लाख मिलियन टन होता था, उसकी जगह 8,700 लाख मिलियन टन है। ये सभी फसलों की एक एक करके जो आज एमएसपी अप्रूव हुआ है वो है, सब जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक जो इसमें निर्णय लिया गया है, उसमें हर जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50% से अधिक का निर्णय लिया गया है। एक एक करके मैं सारे पढ़ लूं या? पैडी कॉमन 2,441 रुपए पर क्विंटल, पैडी ग्रेड ए धान, पैडी यानी 2,461 रुपए पर क्विंटल। ज्वार श्रीअन्न में आता है, हाइब्रिड 4,023 रुपए पर क्विंटल। ज्वार मालदंडी 4,073 रुपीज पर क्विंटल। बाजरा 2,900 रुपए पर क्विंटल। रागी 5,205 रुपए पर क्विंटल। मेज 2,410 रुपीज पर क्विंटल। तूर 8,450 रुपीज पर क्विंटल। मूंग की दाल 8,780 रुपीज पर क्विंटल। उड़द 8,200 रुपीज पर क्विंटल। कॉटन कपास मीडियम स्टेपल 8,267 रुपए पर क्विंटल है, फेल है। और कॉटन लॉन्ग स्टेपल 8,667। ग्राउंडनट मूंगफली 7,517 रुपीज पर क्विंटल। सनफ्लावर सीड 8,343, 8,343। सोयाबीन येलो 5,708 और सीसमम तिल 10,346 रुपीज पर क्विंटल। नाइजर सीड का हिंदी क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताओ भाई। 10,052 रुपीज पर क्विंटल। जब तक ये निकालते हैं तब तक सेकेंड बताओ भाई। थैंक यू। राम तेल ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोल गैसिफिकेशन का। आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है
और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। कोल गैसिफिकेशन के लिए पहले ये पिक्चर देखना चाहिए हमें। कोल को हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीविंग होती है, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन की। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 डिग्री और 30 बार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और बेसिकली कोयला माने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उसको गैस उसमें सीधी सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम PNG, LNG ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को SNG भी बोलते हैं, सिंथेसिस नेचुरल गैस, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म समझो आप, SNG। और इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से LPG का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहां पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है। बहुत बड़ा रिजर्व, हमारा साल का करीब 1 बिलियन टन का है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है। तो अगर हम सीधा ही देखें तो 400 साल का हमारे पास कोयला ऑलरेडी मौजूद है। तो जब इतना कोयला मौजूद है तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके, और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। इस स्कीम का आज जो बेसिकली कोल में दो तरह की गैस होती है। एक गैस होती है अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहां पे डिपॉजिट्स होते हैं अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो वहां से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। तो आज का जो है प्रोग्राम ये है फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट, इसका गैसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है, और करीब
3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन्स कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपर्ली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे। हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप, और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और देश में अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं इस पूरे प्रोसेस की, तो अपनी देश की ही टेक्नोलॉजी से इसका प्रोजेक्ट्स को लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड स्टॉक सोर्सेज और इंपोर्ट को कम करना। एलएनजी जो कि करीब 50% से अधिक हमारी इंपोर्ट होती है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। यूरिया हम बाहर से लेके आते हैं, वो भी भारत में बनने लगेगा। अमोनिया 100% इंपोर्टेड है आज, वो भी इससे भारत में बनने की नए रास्ते खुलेंगे। मेथनॉल 80 to 90% इंपोर्टेड है, वो भी यहां पे बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का, और विशेषकर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक बड़ा कोल गैसिफिकेशन से बेनिफिट हो सकता है, वो इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल से होगा। करीब 4 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, और करीब करीब 25 प्रोजेक्ट्स बनने, टोटल 25 प्रोजेक्ट्स इसमें बनेंगे। करीब 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, और 6,300 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा इस प्रोजेक्ट से आएगा। यानी प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ लगा रहे हैं और 6,300 करोड़ हर साल रेवेन्यू आएगा। तो अपने आप में बहुत ही ये अच्छा, नेचुरली इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज का जो अप्रूव हुआ वो हुआ सरखेज, यानी अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धोलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीजें, बड़ौदा यहां पर है, और इस तरफ नीचे सारा सौराष्ट्र का एरिया है। ये यहां पे भावनगर में बड़ा पोर्ट बन रहा है। यहां पर धोलेरा में मैसिव डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर कंपेयर करो तो सिंगापुर इज अबाउट 720 स्क्वायर किलोमीटर्स, धोलेरा इज अबाउट 900 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा एक एरिया जो कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है, सेमीकंडक्टर का, एविएशन के कंपोनेंट्स का, सोलर सेल्स का, कई चीजें यहाँ पे, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम यहाँ पर आ रहे हैं धोलेरा में। अहमदाबाद यहाँ पर है। अहमदाबाद से धोलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहां पे सीधी एक अगर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड लाइन, रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ, और एक बड़ा, जैसे ताइवान में शिंचू है, ताइवान में जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वो है एक जगह शिंचू, तो वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस है। धोलेरा भविष्य में बहुत बड़ा एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बने, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हब बने, उस थॉट प्रोसेस के साथ इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, और इस एयरपोर्ट की एक खासियत है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ता है। यूरोप की तरफ जब जाना है
तो अगर भारत के मैप में इसको अगर आप देखोगे तो दिलरा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट निकलेगी नीचे अरेबियन सी से होके सीधा मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ जा सकती है। यानी पाकिस्तान की एयरबेस को कभी पाकिस्तान एयरबेस अपनी बंद कर दे, जैसा होता रहता है, तो ऐसे केस में धोलेरा के एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दिल्ली से भी है, दिल्ली में भी अप नॉर्थ कश्मीर होते हुए जाया जा सकता है, वैसे ही धोलेरा होते हुए अगर जाएं तो अरेबियन सी से होते हुए जा सकते हैं। लोथल में आप जानते हैं कि लोथल भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक पोर्ट था जहां से ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब था। पूरे यूरोप के साथ, अरब के साथ यहां से ट्रेडिंग होती थी। तो लोथल में बहुत बड़ा हेरिटेज नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है